अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 242 की। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आपको जो फ़लस्तीन की सरजमीन है वो अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में चेंज होती नजर आएगी। कैसे चेंज हुई है इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। 1946 में मेनली देख लें, जो स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन है वो मोस्टली अरब एरियाज, और ये चंद एक टेरिटरी वेस्टर्न बैंक के साथ, जो वेस्ट बैंक की टेरिटरी, और यहाँ पे नॉर्थ में चंद एक पॉकेट्स हैं वो ज्यूइश पॉपुलेशन के हैं। यूएन पार्टीशन प्लान जो वो प्रपोज करता है कि ये जो टेरिटरी है वो इसराइल की होगी। येलो, ये देख लें, ये सारी जो येलो टेरिटरी है ये सेंट्रली किसकी है? पहले वाले मैप में यहाँ पे आप देख लें तो ये पैलेस्टीनियंस या अरबों की है, और ये जो टेरिटरी है वो पैलेस्टाइन की, ये वेस्ट के साथ ये टेरिटरी पैलेस्टाइन की, और ये नॉर्थ में ये थोड़ी सी। 1967 की वॉर आती है तो नक्शा ही बदल जाता है। चूंकि अरब की स्टेट्स इन्वॉल्व थी तो इसराइल मोस्टली, ये देख लें, इस टेरिटरी के ऊपर कब्जा कर लेता है, इस टेरिटरी के ऊपर कब्जा कर लेता है, और नॉर्थ में ये सारी टेरिटरी के ऊपर कब्जा कर लेता है। नॉर्थ में इसराइल ने सीरिया से गोलान हाइट्स ले ली थी, उनके ऊपर कब्जा कर लिया था। फिर अब जो स्टेटस है वो देख लें, ये छोटा सा गजा रह गया है, और जो वेस्ट बैंक है उसमें भी मोस्टली जो है वो इसराइल अपनी सेटलमेंट्स आबाद कर चुका है, यानी वहाँ पर भी इसराइली आबादकार आके आबाद हो चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको इस डायग्राम में एक और तरह से जो है वो दिखाने की कोशिश की है। 1946 में मोस्टली जो आपको नज़र आ रहा है वो पैलेस्टाइन नज़र आ रहा है, और बाकी ये जो टेरिटरीज है, पॉकेट्स हैं छोटी, ये इसराइल की हैं। जो 1947 में प्लान आता है उसमें ये टेरिटरी इसराइल की थी, और ये जो है वो ईस्ट में ईस्ट बैंक, और यहाँ पे गजा जो है वो इसराइल जो पैलेस्टीनियंस की स्टेट के लिए रखा गया। 1967 की जो जंग है उसके बाद बॉर्डर्स कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। 2010 का स्टेटस आपको ये नज़र आ रहा है, मोस्टली जो वो टेरिटरी इसराइल काबज कर चुका है, ये 2-3 जगहों को लेकर, रमल्ला हो गया, जेरूशलम हो गया और गजा हो गया, इसके अलावा। और शायद 2020 तक, हम तो 2020 में दाखिल हो चुके हैं, जब ये मैप बनाया गया होगा तो तब ये सिचुएशन नहीं होगी, लेकिन 2020 में भी ऑलमोस्ट समवट इसके करीब करीब स्टेटस ही है। स्वाय चंद एक यहाँ पर के इसराइल के सेटलमेंट्स जो हैं वो वहाँ पे ज़्यादा हो चुकी हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 242 क्या कहती है? It affirms that the fulfillment of charter principles requires the establishment of a just and lasting peace in the Middle East. Good, अच्छी बात है, which should include the application of both the following principles. ये दो principles most important हैं फ़लस्तीन की स्टेट के स्टेटस को लेकर और इसराइल के मिडल ईस्ट में या पैलेस्टाइन में एक्शंस को लेकर। विड्रॉल ऑफ इसराइली आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम टेरिटरीज ऑक्युपाइड इन द रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट। 1967 के कॉन्फ्लिक्ट में इसराइल अपनी फोर्सेस को इन टेरिटरी से विड्रॉ करे। और सेकंड इसका पॉइंट था, टर्मिनेशन ऑफ ऑल क्लेम्स ऑफ स्टेट्स ऑफ बेलिजरेंसी एंड रिस्पेक्ट फॉर एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ एवरी स्टेट इन द एरिया। तो तमाम स्टेट्स, क्योंकि इसमें बाकी सारी स्टेट्स भी इन्वॉल्व थी, इजिप्ट इन्वॉल्व था, जॉर्डन इन्वॉल्व था और सीरिया इन्वॉल्व था। और इसराइल ने क्या किया था, इन सारी स्टेट्स के ऊपर जो है वो एकदम से अटैक कर दिया था। एवरी स्टेट इन द एरिया देयर राइट टू लिव इन पीस विद इन सिक्योर एंड रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्रीज फ्री फ्रॉम थ्रेट्स और एक्ट्स ऑफ फोर्स, क्योंकि इसराइल ने प्रीएम्प्टिव एक्शन लिया था। फिर अनदर वॉर जो होती है वो होती है 1973 में इजिप्ट के साथ और सीरिया के साथ। इजिप्ट और सीरिया दोनों ने मिलकर सरप्राइज अटैक लॉन्च किया इसराइल के ऊपर। सीरिया जो है वो लेना चाह रहा था गोलान हाइट्स, जिनके ऊपर 1967 की 6 डे वॉर में इसराइल ने कब्जा कर लिया था। और जो इजिप्ट था वो साइनाई जो डेजर्ट है वो इसराइल से वापस लेना चाह रहा था, क्योंकि 6 डे वॉर में इसराइल ने साइनाई डेजर्ट के ऊपर कब्जा कर लिया था। वॉर एंड हुई तो वॉर अगेन दोनों फ्रंट्स के ऊपर ऑलमोस्ट जो है वो इसराइल वॉर जीत गया। लेकिन चूंकि इजिप्ट इस वॉर में काफ़ी ज़्यादा हैविली इन्वॉल्व था और इजिप्ट को इस जंग में कुछ कामयाबियां मिली, जिनकी डिटेल के ऊपर यहाँ पर हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे टॉपिक का हमारा टॉपिक नहीं है, मौजू नहीं है हमारी आज की बहस का। लेकिन ब्रीफली ये है कि इस वॉर के एंड के ऊपर, 73 की वॉर के एंड के ऊपर जो है वो इजिप्ट एक तरह से मिलिट्री विक्ट्री हासिल कर चुका था इसराइल के ऊपर। वो जंग जीता नहीं था,
लेकिन उसके फ़ौरन बाद इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो है वो एक रैप्रोशमा या नेगोशिएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। 1978 में कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ। इजिप्ट के उस वक़्त के जो प्रेसिडेंट थे अनवर सादात और दूसरी तरफ से इसराइल की लीडरशिप के दरमियान कैंप डेविड अकॉर्ड में इजिप्ट ने इसराइल को तस्लीम कर लिया और तब से आज तक इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, ये दोनों जो स्टेट्स हैं मिडिल ईस्ट में, इनके दरमियान रिलेशंस जो है वो नॉर्मल हैं। मैंने आपसे बात की कि गज़ा को कंट्रोल कर रहा है इजिप्ट, अभी जो है वो गज़ा को कंट्रोल कर रहा है हमास, जिसके ऊपर हम ब्रीफली बात करेंगे। तो 1973 की वॉर का एंड ये हुआ, लेकिन सीरिया जो है वो इसराइल से गोलान हाइट्स नहीं ले सका। पीएलओ जो है इसी दौरान इमर्ज होती है। पीएलओ इज पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको 1964 में इसकी बुनियाद रखी अरब लीग ने। मकसद क्या था? एस्टेब्लिशिंग अ पैलेस्टीनियन स्टेट, के फ़लस्तीन की एक नई रियासत बनाई जाए। 1969 में अरफात को जो है वो पीएलओ, यासर अरफात को पीएलओ का चेयरमैन बना दिया गया। आपको लाहौर में जो समिट हुआ था 1974 का इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस, उसमें आपको याद होगा कि अरफात, मम्मर कज़ाफ़ी, शाह फैसल और भुट्टो, इन चारों लीडर्स ने बड़ा एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक यूनिटी का एक सिंबॉलिज्म शो किया था। लीडिंग इनटू 1970s में जो पीएलओ है ये ऑपरेट कर रही थी जॉर्डन में, क्योंकि फ़लस्तीन के सरजमीन के ऊपर तो कब्ज़ा कर लिया था इसराइल ने। इस वजह से जो है वो पीएलओ के दरमियान और बाकी जो नेबरिंग अरब गवर्नमेंट्स हैं उनके दरमियान जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, बिकॉज पीएलओ अगेन इसराइल के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शंस लेती थी। और इस तरह के जब टेररिस्ट आउटफिट्स या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन शायद स्लिप ऑफ टंग है, मुझे नहीं ये वर्ड यूज़ करना चाहिए पीएलओ के लिए। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जब आपके मुल्क में बेस्ड हों तो उनका एक टोल होता है आपके मुल्क के अंदर, वायलेंस, ड्रग्स, आर्म्स। तो उस वजह से एक नेचुरल टेंशन या फ्रिक्शन होना नेचुरली है। इन व्हाट इज़ नोन एज ब्लैक सितंबर इन 1970 मेंबर्स मंथ्स ऑफ वायलेंट कन्फ्रंटेशन होते हैं। कई महीने तक इनके दरमियान जंग हुई, पीएलओ के दरमियान और जो जॉर्डन की फोर्सेस हैं उनके दरमियान। इसके बाद जो है वो पीएलओ को जॉर्डन से निकाल के लेबनान भेज दिया गया, लेबनान से निकाल के सीरिया भेज दिया गया, सीरिया से भी ये निकाले गए और उनको तुनिशिया भेज दिया गया। वजह अगेन वही, इसी तरह की एक्टिविटीज़ और कॉन्फ्लिक्ट्स विद दीज नेबरिंग स्टेट्स। ये यहाँ पे आपको पीएलओ का ऑफिस नज़र आ रहा है। पीएलओ जो है वो एक लिबरेशन मूवमेंट से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसराइल ने इसको जो है वो इसराइल इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन समझता था, क्योंकि पीएलओ इसराइल की हकीकत को या इसराइल की एग्जिस्टेंस को तस्लीम नहीं करती थी। लेकिन जब पीएलओ ने टेररिज्म छोड़ दिया और इसराइल का राइट ऑफ एग्जिस्टेंस जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद से जो है वो पीएलओ को माना जा रहा है या जाता है द सोल लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल बाय इसराइल, बाय यूएस एंड बाय यूएन। डिस्पाइट अटेम्प्ट्स एट डिप्लोमेसी with little progress towards a Palestinian state, major uprising occurs in Palestine which is known as इंतिफादा। तो फ़लस्तीन में पहला इंतिफादा स्टार्ट होता है 1970s में, फर्स्ट अपराइजिंग। ये जो फर्स्ट अपराइजिंग हुई अगेन ऑब्वियसली उसमें जो है वो पैलेस्टीनियन जो पॉपुलेशन है और इसराइलीज उनके दरमियान स्क्रिमिशेस, जंगें 2008 में भी हुआ, 2 साल पहले भी हुआ 2017 में। इस तरह के जो वाक़यात हैं वो हर इसराइल और पैलेस्टाइन के केस में इस तरह के वाक़यात हर 6 महीने बाद कोई ना कोई एरप्शन होती है, कोई ना कोई इस तरह का इवेंट होता है। लेकिन इंतफादा जो है वो इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि ये मैसिव लेवल की एक अपराइजिंग थी। तो यहाँ से जो है वो वर्ड इंतफादा बुनियादी तौर पे अरबिक का वर्ड है जिसका मतलब है अपराइजिंग। तो पहला इंतफादा जो है वो उस वक़्त जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ शुरू हुआ और ऑब्वियसली पीएलओ इसके फोर फ्रंट के ऊपर थी। ये जब इंतफादा हुआ, फिर इंतफादा में कई फेजेस आए, उनकी बहस में जाने का मकसद नहीं है। 1990s में जो है वो फिर जब तक पीएलओ जो है
वो वायलेंस को शन कर चुकी थी, वायलेंस का रास्ता छोड़ चुकी थी। ओस्लो अकॉर्ड्स होती हैं 1990s में। ये जो कंटिन्यूड वायलेंस था इन दोनों के दरमियान, सीक्रेट नेगोशिएशंस फॉर पीस टेक प्लेस इन ओस्लो नॉर्वे इन सितंबर 1993। इसराइल जो है वो रिकग्नाइज करता है PLO का राइट ऑफ एग्जिस्टेंस एंड अग्रीज टू पैलेस्टीनियन ऑटोनॉमी इन द वेस्ट बैंक एंड गजा। तो इसराइल अग्री करता है कि वेस्ट बैंक में और गजा में जो है वो हम जो स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन है उसको जो है उसको मान लेंगे, उनकी टेरिटरी देंगे और उनका राइट ऑफ एग्जिस्टेंस तस्लीम करेंगे। और PLO भी जो है वो इसराइल को रिकग्नाइज करती है और टेररिज्म को रिनाउंस करती है कि हम अब आपके खिलाफ एक्शंस नहीं लेंगे। ओस्लो अकॉर्ड जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा नेगोशिएशंस के काफ़ी सारे सेशंस इन्वॉल्व हैं जो कि 2001 में ख़त्म हुए ताबा इजिप्ट में। तो ओस्लो अकॉर्ड्स के तहत जिस सोल्यूशन तक जो है वो रीच किया गया वो था 2 स्टेट सोल्यूशन, 2 स्टेट्स विद इन 1 स्टेट। वो एरिया कौन सा था? ऑब्वियसली वो पैलेस्टाइन की लैंड का था जिसमें 2 स्टेट्स होनी थी। एक स्टेट जो इसराइल की होनी थी, दूसरी स्टेट जो है वो पैलेस्टीनियंस की होनी थी। लैंड स्वैप्स होने थे इसमें। बुनियादी तौर पे ये देख लें, ये एरिया जो है वो पैलेस्टाइन की लैंड का पार्ट बनना था और ये जो बाकी रेस्ट ऑफ द एरिया है वो इसराइल का, और ये भी जो वेस्ट बैंक का एरिया है ये मिलना था इसराइल को, ये मिलना था पैलेस्टाइन को। और कॉरिडोर जो है वो गजा और वेस्ट बैंक के दरमियान एक एस्टेब्लिश किया जाना था ताकि इनके दरमियान जो है वो एक लिंक हो जिसके थ्रू ये दोनों सेम कंट्री के 2 पार्ट्स अलग अलग हैं वो उनको कनेक्ट किया जा सके। तो ये वो सोल्यूशन था 2 स्टेट सोल्यूशन जो कि रीच किया गया ओस्लो अकॉर्ड में। लेकिन बात जो है वो गई एक और इंतिफादा की तरफ। 2001 में एरिल शरून जो है वो इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बनता है और उसने अनाउंस किया कि हम जो है वो एक नई सेटलमेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे और एक विजिट भी किया। अपने सितंबर 2000 में इलेक्शन से पहले एरिल शरून ने ये किया कि उसने रियड पुलिस के साथ जो है वो टेंपल माउंट, जूइश की एक सेक्रेड प्लेस है, टेंपल माउंट का विजिट किया। और टेंपल माउंट के विजिट के बाद वहाँ से, क्योंकि टेंपल माउंट सबके लिए सैंक्टिफाइड है, सबके लिए जो है वो एक सैक्रिलेज प्लेस है, सबके लिए जो एक सैक्रोसैंक्ट हैसियत रखती है, सबके लिए पाकीज़ा और होली मुकद्दस जगह है। उस विजिट के बाद वहाँ पर जो है वो मैसिव रियट्स हुए, प्रोटेस्टेशंस हुई। इसका जो विजिट है टेंपल माउंट का, उसकी वजह से और उसका वो जो प्रोनाउंसमेंट है कि एक नया हम सेटलमेंट स्टार्ट करेंगे, एक नया हम यहाँ पे नई जूस की एक नई आबादकारी करेंगे, एक नई आबादी बसाएंगे, उसको रीज़न समझा जाता है सेकंड इंतिफादा के स्टार्ट की। जो सेकंड इंतिफादा है इसको कहा जाता है अल अक्सा इंतिफादा। अल अक्सा इंतिफादा स्टार्ट हुआ 2001 के एंड के ऊपर। पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इसको देखने का, वो है नेशनलिस्ट एलिमेंट। एक की एक्टर जो है वो पैलेस्टाइन की नेशनलिस्ट मूवमेंट है वो है हमास। हमास बेस्ड है गजा में। हमास जो है इस पैलेस्टीनियन ब्रांच ऑफ द PLO। ये PLO की जो फ़लस्तीन के अंदर ब्रांच है उसको जो हमास कहते हैं। इसके पास अपनी आर्मी है। इसको इसराइल और US एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं। ये अगेन मिलिशिया विंग कह लें आप उनका। हमास जो है वो इसराइल को तस्लीम नहीं करती और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करती है कि इसराइल के ऊपर जब भी रॉकेट अटैक्स होते हैं, सबसे ज़्यादा इसराइल को जो बड़ा कंसर्न है जिसकी वजह से इसराइल ने आयरन डोम पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भी जो है वो USA से ख़रीद के वहाँ पे लगाया हुआ है, जिनकी मदद से वो जो भी वहाँ से रॉकेट फायर होता है उनको रोकने की कोशिश करते हैं। वो बुनियादी तौर पे ये रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं या फायर किए जाते हैं हमास की तरफ से। हमास हैज़ एट टाइम्स एक्सप्रेस्ड इट्स विलिंगनेस कि हमास ने कहा है कि हम रॉकेट फायर्स वगैरह रोक देंगे अगर इसराइल जो है वो पैलेस्टाइन की स्टेटहुड के ऊपर अग्री कर जाता है 1967 के बॉर्डर से पहले। अगेन 1967 के बॉर्डर से पहले का स्टेटस कौन सा है? वही जो यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशन 181 के थ्रू दिया था। यहाँ पर आप हमास के कुछ जो है सोल्जर्स या कुछ फाइटर्स की तस्वीर देख सकते हैं। इसराइल का रिस्पॉन्स सेकंड इंतिफादा की तरफ क्या था? 2002 में इसराइल ने मिलिट्री क्रैकडाउन लॉन्च किया, ऑपरेशन डिफेंस शील्ड लॉन्च किया और रीऑक्युपाई किया पैलेस्टीनियन सिटीज़ को और टाउन्स को।
और ये जो था ऑपरेशन डिफेंसिव शील्ड, ये लार्जेस्ट मिलिट्री ऑपरेशन था इसराइल का 1967 की जंग के बाद। 2004 में यासर अरफात की मौत होती है। 2006 में हमास ने फत्ता पार्टी के ऊपर इलेक्शंस जीत लिए। अब एक तरफ जो है वो वेस्ट बैंक में फत्ता पार्टी है और गजा में जो है वो हमास है। तो हमास जो है वो इलेक्शन जीत जाती है फत्ता पार्टी के ऊपर। फत्ता जो है वो पॉलिटिकल पार्टी है पैलेस्टीनियंस की। इसकी वजह से इन दोनों फैक्शंस के दरमियान वायलेंस स्टार्ट, यानी फलस्तीनी से लड़ना शुरू हो जाते हैं विद इन पैलेस्टाइन। और इसकी वजह से इसराइल के साथ जो पीस टॉक्स थी वो रुक गई। वजह क्योंकि एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, दो रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं। जब दो रिप्रेजेंटेटिव बन गए, एक पॉलिटिकल मूवमेंट है और एक जो मिलिटेंट या एक आर्म्ड मूवमेंट है, तो उनमें से इसराइली किसके साथ टॉक्स करेंगे। तो यहाँ पे डिसयूनिटी जो है वो मुसलमानों के अपने दरमियान पड़ गई। इन द आफ्टरमैथ ऑफ 2006 elections and after violent confrontations, Palestine is under joint rule with the Palestinian Authority controlling the West Bank and Hamas controlling। तो ये जनरली स्टेटस है। आज तक जो है वो हमास गजा के ऊपर कंट्रोल रखती है। डिसएग्रीमेंट्स इन दोनों के दरमियान इसराइल के स्टेटस को लेके कि उसको एग्री करना है, इसराइल को तस्लीम करना है या नहीं करना, उसको लेकर हैं। और इस बात के ऊपर भी डिसएग्रीमेंट्स हैं कि जो मुस्तकबिल की फ़लस्तीन की जो रियासत होगी उसकी शेप क्या होगी, उसके बॉर्डर्स कौन से होंगे, इसराइल के साथ अरेंजमेंट क्या होगा। जनरली अगर बात की जाए तो जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है या फिर जो फत्ता पार्टी है वो काफ़ी हद तक रिकन्सिलिएटरी टोन रखती है इसराइल की तरफ और यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ। और ग्लोबल जो भी पावर्स हैं जो कोशिश करती हैं कि फ़लस्तीन का मसला हल हो सके या फ़लस्तीन का मसला हल हो सके, उसकी तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं। लेकिन हमास जो है वो हार्श टोन फॉलो करता है इसराइल की तरफ या वेस्टर्न पावर्स की तरफ। और इसी वजह से हमास वक्तन फ़क्तन जो है वो इसराइल को रॉकेट ग्रेनेड से छलनी करता रहता है, रॉकेट्स प्रोपेल करता रहता है। 2008 में इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर जो है वो एक और ऑपरेशन लॉन्च कर दी। इसको कहा जाता है ऑपरेशन कास्ट लड। ये वही ऑपरेशन है, वही जंग है कि जिसकी मैंने आपको कासिम सुलेमानी की मैं जब लेक्चर में बात कर रहा था तो जिसमें लेबनान भी इन्वॉल्व था। अब लेबनान में जो हिजबुल्ला है उसका भी इसराइल के साथ प्रॉब्लम है। तो हिजबुल्ला और दूसरी तरफ हमास, ये दोनों इसराइली आर्मी के ऊपर या इसराइल की जो स्टेट है उसके ऊपर बम रॉकेट्स फेंकते रहते हैं। हमास एग्रीज टू अ ट्रूस विद इसराइल इन जनवरी 2009। हमास ने जो है वो 2009 में एग्री किया कि हम जो है, बट पीस टॉक्स 3 बातों के ऊपर मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं इनके ऊपर जो आज तक भी रहते हैं, 2020 तक इक्वली रेलिवेंट है। पहली बात यह है कि हमास और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के दरमियान यूनिटी नहीं है। अब जब मुसलमानों के अपने ग्रुप्स डिवाइड होंगे तो इसराइल के सामने एक यूनिफाइड फ्रंट ये लोग पोज नहीं कर सकते। दूसरी बात, हमास रिलक्टेंट है कि इसराइल को रिकग्नाइज करना है या नहीं करना। और तीसरी बात कि न्यू सेटलमेंट इसराइल कंसिस्टेंटली बिल्ड कर रहा है। जब न्यू सेटलमेंट्स होंगी तो फ्यूचर स्टेट की सूरत में किस तरह से पैलेस्टीनियंस वहां पे अपनी रियासत कायम कर सकेंगे। पैलेस्टाइन की स्टेटहुड को लेकर 2012 में पैलेस्टाइन को यूनाइटेड नेशन ने नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेटस दिया। ये जो है वो फर्स्ट ऑफिशियल रिकग्निशन थी फ़लस्तीन की बाय एन इंटरनेशनल बॉडी। प्रेसिडेंट ऑफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी उसने रिसेंटली मेंशन किया है कि वो फ़लस्तीन की जो स्टेटहुड है उसको सिक्योर करने के लिए 2 स्टेप्स लेगा। फर्स्ट, यूनाइटेड नेशन में फ़लस्तीन का जो स्टेटस है उसको अपग्रेड करना। सेकंड, टू टेक इसराइल टू ICC फॉर देयर अब्यूजेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाएंगे उनके वॉर क्राइम्स के ऊपर। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ लेटेस्ट ट्रेंड्स की, इसराइली सेटलमेंट्स की वेस्ट बैंक में। स्टे ट्यून्ड, आपसे मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।